हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम आप लोगों को बोले थे कि 4-5 रोज पहले जो होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको हम रखेंगे या वीडियो उसको बना करके डालेंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन है, सबसे पहला हम लोग इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपका रीजन टाइप क्वेश्चन है। क्या है? तो रीजन टाइप, कारण बताइए। क्या क्या है आपका? तो रीजन टाइप क्वेश्चन है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे। क्वेश्चन है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ PH3 इज लेसर देन NH3, वाई? सबसे पहले सोचना है कि फास्फोरस और नाइट्रोजन का अगर देखें हम लोग तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका नाइट्रोजन का क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि फास्फोरस का एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन से। तो इस तरह से जो है यहाँ पर अमोनिया जो मॉलिक्यूल होता है, उस अमोनिया मॉलिक्यूल में हर एक मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है? एसोसिएट होता है। जैसे H हो गया, N, H, H, ठीक है। इस तरह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है? एसोसिएट होता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि नाइट्रोजन जो होता है, अमोनिया मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं, जिसके कारण, क्योंकि PH3 में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। PH3 मॉलिक्यूल्स जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से एसोसिएट नहीं होता है, जबकि NH3 के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं, संगठित होते हैं, जिसके कारण अमोनिया का जो क्वथनांक होता है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। किससे? आपका PH3 से। तो कह सकते हैं कि molecules of NH3 are associated with hydrogen bond, but molecules of PH3 are not associated with hydrogen bond. Therefore, the boiling point of ammonia is higher than PH3। ठीक है। तो ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं कि अमोनिया चौथा छूट गया, चल रहा है, हो रहा है, चेहरा साफ हो रहा है। क्या है कि सल्फर फॉर्म SF6 बट नॉट SlCH6। तो हमेशा याद रखना है कि क्लोरीन का जो साइज होता है वो फ्लोरीन से क्या होता है? बड़ा होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं, उससे पता लग सकता है कि अगर साइज बड़ा है बगल वाले इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का सेंट्रल एटम से, तो क्या हो जाएगा? जितना संख्या में अटना चाहिए अटेगा नहीं अटेगा। और यहाँ पर
फ्लोरीन का साइज छोटा है तो 6 को तो रख सकता है, लेकिन क्लोरीन का एटॉमिक साइज बड़ा होने के कारण वो 6 नहीं रख सकता, इसलिए वो Sl6 नहीं बनाता है। डायमंड है कि हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? तो इसको समझिएगा, जब भी डायमंड की बात करते हैं उसमें भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है, तो वजह क्या है? वजह यह है कि डायमंड में, हीरा में जो कार्बन उपस्थित होते हैं वे अपने चारों संयोजकता को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब कि कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेता है, जबकि ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम होते हैं उनके 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेते हैं, यानी दूसरे कार्बन से 3 ही इलेक्ट्रॉन के सहारे कार्बन जुड़ा रहता है और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? बच जाता है, जो भाग नहीं लेता, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। जो फ्री हो जाएगा तो वो कंडक्शन कर सकता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल की बात करें तो मेटल में भी इलेक्ट्रॉन का करंट का जो कंडक्टिविटी होती है किसके कारण होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो यहाँ तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली हो गया, फ्री है, तो वाजिब है कि वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होती है। क्यों? तो कार्बन में नाइट्रोजन में जब बात करेंगे, दोनों नाइट्रोजन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है और उसमें एक पाई बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड नहीं टूट पाता है, जिसके कारण उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है कार्बन से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसको समझते हैं कि HI जो होता है वो HF से अधिक आपका या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। किससे? HF से, हाइड्रोजन फ्लोराइड से HI जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या वजह? तो आप लोग पढ़े होंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहा जाता है, वीक एसिड किसको कहा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है कि जो एसिड या जो अम्ल जितना ही आसानी से, तेजी से, जितना ही जल्दी टूट करके हाइड्रोजन आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो इसमें से दोनों अगर एसिड की बात करें हम लोग, तो दोनों में से कौन जल्दी टूटने वाला है? HI की बात करें और HF की बात करें, दोनों एसिड है, कौन जल्दी टूटेगा? तो देखना होगा कि जो बॉन्ड लेंथ है वो किसका ज्यादा है। तो वाजिब है, देख सकते हैं कि फ्लोरीन है, आयोडीन है। आयोडीन का एटॉमिक साइज बड़ा है, फ्लोरीन का छोटा है, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो टूटने का ज्यादा आसानी से चांस किसका है? HI में। ठीक है ना, HI जो बॉन्ड है वो जल्दी टूटेगा। तो जो जितना ही जल्दी टूटेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्या कहेंगे कि आयोडीन का एटॉमिक साइज फ्लोरीन से क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण आपका HI का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाता है? HF की तुलना में क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, जिससे HI जल्दी टूटता है और हाइड्रोजन आयन देता है। इसीलिए HI जो है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा HF से। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O इज न्यूट्रल while H2S इज एसिडिक, वाई? ये भी आपका क्वेश्चन बैंक में है, इसको देखिए। नेक्स्ट है कि इन ट्रांजिशन सीरीज कंटेन्स ओनली 10 एलिमेंट्स, वाई? इसको समझना है, क्या कारण है। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और वैसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी सब ऑर्बिट में क्या होता है? समाप्त होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का देखें हम लोग तो क्या होता है?
क्या होता है इथे एन आई कह सकते हैं 1 माइनस क्या n-1 कहेंगे NS और D आपका क्या हो जाएगा 1 से लेके कितना 10 तक। तो D कहाँ से तो 1 से 10 तक भरेगा, मतलब 1 से 10 तक आपका कंप्लीट होगा। तो संख्या भी आपका क्या हो जाएगा हर सीरीज में कितना हो जाएगा 1 से 10 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है तो 10 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे n-1 NS2 डी 1 से लेकर के n आपका क्या हो जाएगा n आपका डी 1 से लेके 10 तक। तो 1 से मान लेते हैं स्कैंडियम है 21 है और 30 हो गया जिंक तक, तो 10 गुने एलिमेंट हो गया कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। ठीक है, फिर दूसरा में चलेंगे तो दूसरा अगर मान लेते हैं थर्ड वाला है तो फोर्थ वाला में चलेंगे तो 4D 1 से लेके 10 तक, उसमें भी 10 एलिमेंट आ जाएंगे। यही कारण है दिया हुआ है क्वेश्चन वहां से याद करिए, हम समझाने के लिए समझा दे रहे हैं, आसान हो जाएगा और आप लोग याद करते चलिए। सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाई, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, गेस्ट पेपर में होगा चाहे क्वेश्चन बैंक में होगा, वहां से आप लोग इसको याद कीजिए। H3PO3 इज डाइप्रोटिक यानी डाइबेसिक एसिड होता है, वाई देखिए तो स्ट्रक्चर आपका देखेंगे P डबल बॉन्ड OH OH OH, कै गो OH है 2 गो। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका क्या करेगा 2 आपका हाइड्रोक्साइड आयन देगा और इसीलिए वो क्या हो जाएगा डाई बेसिक हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से बोल सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई ओनली जेनन फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स इन इनॉर्ट गैसेस, जितने भी इनॉर्ट गैस हैं उसमें से एक जेनन है जिसका जो कि क्या होता है केमिकल कंपाउंड बनाता है, क्या रीजन है तो ड्यू टू कह सकते हैं ड्यू टू वैकेंट ड्यू टू वैकेंट एफ ऑर्बिटल या सॉरी वैकेंट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण यह दूसरे कंपाउंड से जुड़ने की कोशिश करता है और जनरली फ्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण। नेक्स्ट है कोलिन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से कम होती है क्यों, इसको समझिए। क्या है सबसे ऊपर फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और रिलेशन क्या है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज जितना ही ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा उतना ही अधिक होगा, लेकिन यहाँ पर जस्ट क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है, कोलिन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है अधिक है। यहाँ पर क्या रीजन होता क्या है कि एटॉमिक साइज छोटा होने के कारण यानी ऑर्बिट क्या हो गया छोटा हो गया, और जो इसके वायतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन जो उसमें रखा हुआ है, ठीक है सेकेंड ऑर्बिट में, तो होता क्या है कि साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी क्या होती है कम हो जाती है। लेकिन जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें डालते हैं तो क्या हो जाता है रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है और एटम को क्या करता है अनस्टेबल बना देता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज कोलिन की अपेक्षा क्या होती है छोटी होती है, लेकिन जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो इसमें उपस्थित आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या हो जाता है रिपल्सन स्टार्ट होता है
और एटम जो होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल बन जाता है। और उस स्टेबिलिटी को गेन करने में जितनी एनर्जी निकलनी चाहिए उतना एनर्जी नहीं निकल के कुछ क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। जो कि कोलिन का जो केस है उससे जो एनर्जी निकलती है उससे यह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PCl5 is known but NCl5 is not known। अवेलेबल होता है डी ऑर्बिटल एबिलिटी के कारण फास्फोरस जो है वो अपना पेंटाहैलाइड बना सकता है, जबकि नाइट्रोजन अपना पेंटाहैलाइड नहीं बना सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन अपने वैलेंसी को 3 से 5 तक नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि यह सेकेंड ऑर्बिट में जाता है। कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, और इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल स्टार्ट होता है थर्ड ऑर्बिट से, जिसके कारण अपने वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं करेगा। जबकि फास्फोरस में डी ऑर्बिटल थर्ड ऑर्बिट स्टार्ट हो जाता है, डी ऑर्बिटल आपका अवेलेबल होता है, जिसके कारण वो अपना PCl5 या पेंटाहैलाइड बना सकता है। यह आप देख सकते हैं जो नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो वीडियो है मेरा, उसमें आप लोग सेकेंड वाला वीडियो में आप लोग देखिएगा, इसको एक्सप्लेन किए हुए। Choline show only one oxidation state while rest of the halogen show more than one oxidation state. Why? यही रीजन है कि फोलिन जो है वो अपने वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। बाकी सभी में आपका डी ऑर्बिटल है, जिसके कारण अपने वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, जिसके कारण वह एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। ठीक है ना, ऐसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और करते जाइए। H2O इज लिक्विड व्हाइल H2S इज गैस, यह भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि H2O जो मॉलिक्यूल होता है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, यानी हर एक H2O मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। जबकि H2S जो होता है वो आपका एसोसिएटेड नहीं होता है, जिसके कारण H2S जो है रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, गैस होता है। जबकि H2O जो है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, तरल होता है, द्रव होता है। ओके, इनर्ट गैसेस आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वाई, सीधे करना है कि इनर्ट जो गैसेस हैं वह नेचुरली जो है वो क्या होते हैं, इनर्ट गैसेस जो होते हैं नेचुरली मोनो एटॉमिक आपका फॉर्म में पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल के रूप में नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ कोलिन ऑन फ्लावर इज स्टेबल व्हाइल ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज अनस्टेबल। हमेशा याद रखिएगा कि कोलिन का जो ब्लीचिंग एक्शन है वह मॉइस्चर में क्या होता है, अस्थाई होता है। ठीक है ना, HClO बनाएगा और ऑक्सीजन वहां पर नेसेंट ऑक्सीजन देगा, तो कह सकते हैं यहां पर द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ कोलिन is due to नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन के कारण होता है, while the bleaching action of इसका SO2 is due to नेसेंट हाइड्रोजन के कारण होता है। दिस इज बिकॉज कह सकते हैं, दिस इज बिकॉज
द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज स्टेबल, वहां पर स्टेबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि S3PO3 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट वाइल S3PO4 इज नॉट। यहाँ पर समझना है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। और उस पदार्थ को, जिस पदार्थ में उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है उसको कहेंगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर समझना है कि ऑक्सीडेशन नंबर किस अवस्था में किसका बढ़ सकता है। अगर यहाँ पर देखें हम लोग S3PO3 में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका 6, इसका क्या हो जाएगा 3, इसका 3 हो गया। जबकि S3PO4 में देखें, PO4 में देखें तो इसका -8 +3 और +5। देखिएगा इस किसका ऑक्सीडेशन बढ़ सकता है, 3 से 5 हो जाएगा, बढ़ा 5 रह गया, 5 से ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसका बढ़ रहा है तो इसीलिए यह क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, रिएजेंट का काम करेगा। जबकि वो रिएजेंट का काम नहीं करेगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +5 तक बढ़ सकता है। इसीलिए यह क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। जबकि H3PO4 में ऑलरेडी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 5 है तो उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए काम नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे YO2O3 act as a strong oxidizing agent। क्यों, यह भी आपका क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन आराम से दे देता है टूट करके, ठीक है ना, ऑक्सीजन, और क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है, आसानी से देता है। तो जिसके कारण यह क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और किसी भी मेटल को, नॉन मेटल को, मेटलॉइड्स को आराम से यह क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है ना। तो अमोनिया इज ए गुड लिगेंड, लिगेंड क्या, जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सके, दे सके। अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, जो कि आसानी से सेंट्रल मेटल एटम को आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसीलिए यह एक अच्छा लिगेंड माना जा सकता है। इजी वे में अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो सेंट्रल मेटल एटम को प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए इसको क्या कर सकते हैं, अच्छा लिगेंड हम लोग कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई। अल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत का कुचालक नहीं होता है। ये भी आपका क्वेश्चन है, वहां से देखिए आप लोग। पारा नाइट्रोफिनॉल इज मोनो एसिडिक दैन पारा मिथाइल फिनॉल। ये आपका ये क्वेश्चन आ गया आपका ऑर्गेनिक से, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक वाला में हम लोग आगे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। आगे चलते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक छोड़िए। मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन रिएक्टिव, वाई। तो क्या कहेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में, नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसके कारण इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफी हाई हो जाती है, जो कि कमरे के ताप पर नहीं टूट सकता है। इसीलिए यह क्या हो जाता है, लेस रिएक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है कि क्रायोलाइड इज मिक्स्ड विथ अमोनिया एलुमिना ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। यानी विद्युत अपघटन, एलुमिना एलुमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइड को डाला जाता है। क्यों, यही ना होता है जी,
Na3Al F6। ये आपका पूछा जाता है ओर्स में भी, ठीक है, ओर्स में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्रायोलाइट डालने का वजह होता है कि उसमें जो आपका फ्यूजेबल मटेरियल है, नॉन फ्यूजेबल जो मटेरियल है जैसे चूना पत्थर है, उसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या करना, कम कर देना। यानी जो नॉन फ्यूजेबल जो मटेरियल है ड्यूरिंग द जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में एल्यूमिना का जो भी मटेरियल है जो पिघलने वाला नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है उसका, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, लोअर डाउन कर देता है। यानी कहने का मतलब एल्युमिनियम के निष्कर्षण को क्या करता है, यह आसान बनाता है, इसीलिए इसका उपयोग होता है, यानी डाला जाता है उसमें। ये भी आपका क्वेश्चन आ गया, फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली होता है। इसको समझिए लो, लास्ट है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH, जबकि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसमें कोई अल्काइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अल्काइल ग्रुप उपस्थित है, ठीक है ना, अल्काइल ग्रुप वहां पर क्या है, उपस्थित है, जो कि रिलीजिंग ग्रुप है, जो हाइड्रोजन को आसानी से निकलने नहीं देगा, जबकि यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, आराम से यह डिसोसिएट होकर के हाइड्रोजन आयन दे सकता है। इसीलिए फॉर्मिक अम्ल जो होगा वो क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल से अधिक एसिडिक हो जाएगा, जो आसानी से आराम से हाइड्रोजन आयन को दे देगा। जबकि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो होता है मिथाइल ग्रुप के रूप में है, जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम करेगा, जो कि इसको फैसिलिटेट नहीं करेगा जल्दी कि हाइड्रोजन आयन निकल जाए, दिक्कत करेगा, आसानी से नहीं निकलेगा। तो इसी कारण से यह आपका क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा, किससे, एसिटिक एसिड से। एनिलीन है और क्या है, मिथाइल एमीन है। एनिलीन का स्ट्रक्चर देखें हम लोग तो क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है ना, NH3 है। जस्ट वही केस यहाँ पर भी है, यहाँ पर आपका मान लें यहाँ पर NH3 हो गया और मान लेते यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो कि इसको बेसिक नेचर अधिक बनाएगा, किससे, एनिलीन से, ठीक है ना। तो जो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो है उसको आसानी से क्या करेगा, निकलने की कोशिश में क्या होगा, हेल्प करेगा वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए व्हाट हैपेंस है यह कि कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ KI सॉल्यूशन से जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो यानी कॉपर सल्फेट जो है 4KI आपका क्या बनाएगा, क्यूप्रस आयोडाइड बनाएगा, और K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट और आयोडीन यहाँ पर क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। उसी तरह से कोलिन गैस रिएक्ट विथ NaOH क्या बनाया, NaClO प्लस क्या, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। तो 2 से यहाँ पर गुना कर दो को ही है, ठीक है ना, H2O होना चाहिए, H2O, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक एंड कॉपर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। 6 गो रिएक्शन है, इस 6 रिएक्शन को आप NCERT बुक में देख लीजिए, 16 या 17 के आसपास में मिल जाना चाहिए, 2016 या 18, 16 से लेकर 18 के आसपास में मिलना चाहिए 19 तक। इसमें 6 का 6 रिएक्शन है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पर। अगर नहीं मिलता है तो चलिए जाइए आप वीडियो में, सेकंड वीडियो में है मेरा नाइट्रोजन और फास्फोरस जो वीडियो है
उसमें चले जाइए। जब HNO3 जो रिएक्शन हम पढ़ाए हैं उसमें आप लोग इसका रिएक्शन वहां पर देख लीजिए, मजा आएगा वहां से, और याद भी हो जाएगा। उसको रिपीट कर लीजिएगा, याद भी हो जाएगा वहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनिया गैस इज पास थ्रू ZnSO4 सॉल्यूशन। अमोनिया गैस इज पास थ्रू क्या है, ZnSO4 सॉल्यूशन। ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आपका NCERT आपका क्वेश्चन बैंक से मिल जाएगा यह क्वेश्चन। ठीक है ना, व्हाट हैपेंस में यहाँ से भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जाइएगा तो 3 मेटल का एक्सट्रैक्शन तो एकदम से देख लीजिए, कम से कम तो 2 तो याद किए होंगे, 2 में तो 1 जरूर होगा, लेकिन और 1 प्लस हो जाइएगा। ठीक है ना, 3 गो में 1 गो आपका रह सकता है, कॉपर का रहे या एल्युमिनियम या जिंक का। जिंक का सबसे आसान है और उसी को चूज करना। अगर दोनों में 2 गो दिया हो तो जिंक का जरूर चूज कीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, लंबा हो जाएगा, जिंक का शॉर्ट पड़ेगा आपको। ठीक है ना, नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। यह भी आपका वीडियो में है, अमोनिया एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का जो वीडियो है उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया है आपका, हेबर्स प्रोसेस जो मैन्युफैक्चर है उसको बढ़िया से एक्सप्लेन किए हुए हैं, वहां से उस वीडियो को देख लीजिए। और नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ आयोडीन फ्रॉम सी वीड्स। सी वीड्स से, समुद्री घास से आयोडीन को कैसे हम लोग आइसोलेट करते हैं। केल्प एक घास होता है, सी वीड्स होता है, उसको सुखा दिया जाता है और गहरे गड्ढे में इसको क्या करते हैं, जलाया जाता है। जो राख होता है उसको क्या किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, यानी उसको अल्कलाइन बनाया जाता है, H2SO4 भी डाला जाता है, बाद में NaOH के साथ ट्रीट किया जाता है। तो प्रोसेस है, NCERT आपका देख लीजिएगा, गेस क्वेश्चन में होगा। जो हैलोजन जब पढ़िएगा, हैलोजन वाला चैप्टर में ग्रुप 7th जब मिलेगा तो उसमें आप लोग को यहाँ से निष्कर्षण इसका मिल जाएगा, और इसको एकदम देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए, 4था नंबर क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन क्या है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग देख लेना है। व्हाइट ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड कंपाउंड कैसे बनाते हैं, डीडी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण बनाते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देना है। क्या होता है यह, ड्यू टू डीडी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। एकदम एक लाइन में आंसर दीजिएगा, जो टीचर होगा बढ़िया वो समझ जाएगा। तो सीधे लिख सकते हैं ड्यू टू डीडी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण वो क्या होते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फ्लॉक्स स्लैग, दोनों में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा चीज स्मेल्टिंग क्या होता है, प्रगलन जिसको हम लोग कहते हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या करना है, धातुमल और गालक के बीच में क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो स्लैग क्या होता है, स्लैग क्या होता है, जब क्या करते हैं हम लोग, फ्लक्स को डालते हैं ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग, तो जो नॉन फ्यूजेबल जो पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्यूज होकर के पिघल करके हल्का होने के कारण क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्लैग बोलते हैं, स्लैग, धातुमल बोलते हैं। जैसे मान लें आपका चूना पत्थर है, मान लें यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ पर कोई एसिडिक फ्लक्स अगर डाल दें, SiO3 SiO2 सिलिकेट डाल दें, एसिडिक फ्लक्स है, या बेसिक आपका इम्प्यूरिटीज है जो अगलनीय है, जो नहीं गल सकता है,
अगर इसको डाल देंगे तो इसको क्या करेगा, गला देगा, ठीक है ना। और क्या बना लेगा, CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट बना लेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। ये आपका हो जाता है फ्लक्स, यही अंतर है। ओके, एक्सप्लेन करें कि कार्बन रिडक्शन मेथड, जोन रिफाइनिंग और भान अर्केल मेथड। ये कार्बन रिडक्शन मेथड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आ जाएगा, जैसे Fe हो गया, जिंक हो गया, इस सब का जो निष्कर्षण होता है वो कार्बन रिडक्शन द्वारा होता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। जोन रिफाइनिंग आपका शोधन का है, शुद्ध करने की प्रक्रिया है। आप लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर्स देख सकते हैं, जिसमें भान अर्केल मेथड भी आ जाएगा, जोन रिफाइनिंग भी आ जाएगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जरूर देख लीजिए। और आपसे एक और क्वेश्चन हमने बोला था ना कि गुजारिश करेंगे, आपका मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 एकदम देख लीजिए, और इसका वीडियो भी है नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाला सेकेंड पार्ट में, उसको जरूर देखिए, ठीक है ना। बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो होता है, कैसे बनेगा, नाइट्रोजन को नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज करेंगे, वो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडेशन चेंबर में भेजेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, और जब वाटर के साथ जब एब्जॉर्ब कराएंगे इसको तो HNO3 मिलेगा। बहुत बढ़िया से समझाया है, उसको आप लोग देखिए। नेक्स्ट वीडियो हम जस्ट 2 घंटे के बाद फिर आपका ऑर्गेनिक का वीडियो डालेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक वाला वीडियो में क्या होगा, वो आपका होगा व्हाट हैपेंस हो जाएगा, रीजन टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, कन्वर्सन हो जाएगा, बाकी जो मेन जो क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल से, और आपका एवरीडे इन लाइफ और पॉलीमर से, वैसे वैसे क्वेश्चन को हम यहाँ पर आप लोगों को देंगे। तो तब तक इसको आप लोग देखिए, 2 घंटे के बाद एक और वीडियो आपके पास जाएगा। ओके।